वेलकम डियर व्यूअर्स। तो आज इस वीडियो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है स्टडी किए थे, तो आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो चैप्टर का नाम है दिल्ली सुल्तान, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास 7 से है ये चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ सल्तनत। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के जो फ्रंटियर्स फ्रंटियर्स मीन्स हम समझ सकते हैं कि बॉर्डर्स, जो बॉर्डर एरिया होता है। तो दिल्ली सल्तनत के इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के बारे में हमने पढ़ना कि इसका क्या मायने है। तो द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ सल्तनत इंक्लूड्स हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन्स एंड गंगा यमुना दोब। कहता है इंटरनल फ्रंटियर्स, जो इंटरनल, अगर हम दिल्ली सल्तनत के इंटरनल अंदरूनी भाग की बात करें तो जो उसके अंदरूनी जो बॉर्डर एरियाज हैं वो एरिया कौन कौन सा इन्वॉल्व होता था। हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स, ये वो एरिया होता था विच द एरिया विच इज लोकेटेड बिहाइंड द कोस्टल एरियाज, कोस्ट से के पीछे जो एरिया पड़ता था, या फिर जो मेन टेरिटोरियल एरिया होता था उससे काफ़ी दूर एक एरिया होता था जहाँ पर उस टेरिटरी के जो मिलिट्री कैंप्स या मिलिट्री जो सोल्जर्स होते थे वो परमानेंटली सेटल्ड होते थे उस बॉर्डर को, ताकि वो वहाँ से अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें। और एरिया था द एरिया गंगा यमुना दोब। गंगा यमुना दोब, दोब मीन्स द एरिया विच लाइज बिटवीन द टू रिवर्स, दैट इज द रिवर ऑफ गंगा एंड द रिवर ऑफ यमुना। तो ये था इंटरनल फ्रंटियर। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की, एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या आता था। द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत इंक्लूड्स अनकन्क्वर्ड एरिया ऑफ साउथर्न इंडिया विच इज अवे फ्रॉम दिल्ली। इंडिया का कौन सा हिस्सा, साउथर्न पार्ट, अनकन्क्वर्ड मतलब जिसके ऊपर इसका अभी वो अपने कब्जे में नहीं था। वो क्यों, क्योंकि वो दिल्ली से जो साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया था वो काफी दूरी पर था। सो उस पार्ट को हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, जबकि इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत क्या आ गया, गैरिसन टाउन्स और गंगा यमुना डॉब। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर द मुक्तिज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज, व्हाई डू यू थिंक they may have wanted to defy the orders of the sultans। अब ये क्वेश्चन बताता है कि वो कौन से स्टेप्स उठाए गए ताकि ये इंश्योर किया गया कि जो मुक्तिज हैं वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके, उसके बारे में ये है क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम पढ़े कि मुक्तिज क्या होता है, तो मुक्तिज जो है वो एक किस्म का, जो दिल्ली सल्तनत होती थी, पूरा का पूरा जो किंगडम होता था उसको अलग अलग प्रोविंसेस में या छोटे छोटे टेरिटोरियल एरियाज में जो है डिवाइड किया जाता था। तो जो छोटे छोटे टेरिटोरियल एरियाज होते थे उनको हम कहते थे इक्ताज। क्या कहते थे, इक्ताज। और उन इक्ताज को गवर्न करने के लिए जो वहाँ के आर्मीज कमांडर होते थे उनको गवर्नर बनाया जाता था, तो उन्हीं को हम कहते थे मुक्तिज। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, उस टेरिटोरियल एरिया से वो इक्ताज जो लैंड उनके कब्जे में आती थी वहाँ से टैक्स रेवेन्यू वगैरह जो है कलेक्ट करते थे। तो आई होप कि आपको मुक्तिज और इक्ताज के बारे में समझ आ गई होगी। तो स्टेप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज was to lead military campaign and maintain law and order in the इक्ताज। तो ये जो मुक्तिज होती थी जिनका जो मेन ड्यूटी क्या होती थी, जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी इक्ता, जो भी टेरिटोरियल एरिया इनके हिस्से में आता था वहाँ की जो मिलिट्री कैंपेन थी उसको जो है लीड करना था, और वहाँ का उस इक्ता, उस एरिया का जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता था उस लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होता था। फर्स्ट स्टेप। सेकंड है देयर ऑफिस वाज मेड नॉट इनहेरिटेबल। तो नेक्स्ट आ गया, उनके ऑफिस जो है दे वर नॉट मेड फॉर द इनहेरिटेबल। नेक्स्ट, देयर दे वर असाइंड इक्ताज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो उनको ये ड्यूटी एक असाइन किया जाती थी, किसके क्या ड्यूटी थी, इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। इससे पहले कि वो वहां से शिफ्ट हो जाते थे, उससे पहले जो है इनको ये ड्यूटी असाइन की जाती थी इक्ताज की, कि वहां पर उनको ये एक परफॉर्मेंस देनी होती थी इक्ताज की। वहां पर जो एरिया होता था उसके रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहां से टैक्स कलेक्ट करना, प्लस वहां पर मिलिट्री कैंपेन को जो है लीड करना और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये उनकी ड्यूटी होता थी। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। उसके अलावा जो अकाउंटेंट्स होते थे, स्पेशल लोग जो है अपॉइंट किए जाते थे, जिनको हम अकाउंटेंट्स कहते थे, और उनका क्या काम होता था कि जो भी स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो हिसाब किताब होता था, उस अमाउंट को वो चेक करते थे। नेक्स्ट, care was taken that the muktis collected only the tax prescribed by the state and that he kept required number of the soldiers। और इस बात का भी ध्यान रखा हो जाता था कि जो मुक्तीज होते थे वो वही कलेक्ट जो है वहां से टैक्स करते थे जो वहां की स्टेट ने प्रेस्क्राइब किया था कि कितना टैक्स या किस तरीके से आपने उस एरिया से, उस टेरिटरी से जो है टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करना है। They may have wanted to defy the orders of the sultans as they were maintaining their own armies and collecting revenues which may provoke them to rebel against kingdom। यहाँ तक कि वो जो मुक्तीज होते थे, दे में है वांटेड टू डिफाई, यहाँ पर कि वो ये भी चाह सकते थे कि वो जो ऑर्डर्स होते थे, जो सुल्तान उनको ऑर्डर करता था, भाई आपने ये करना है वो करना है, तो ज़रूरी नहीं वो उसको ओबे करते थे, वो कहीं ना कहीं उसको डिसओबे भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी उनकी जो अपनी आर्मी होती थी उनके लिए जी वो रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर सकते थे। इस तरीके से उनके बीच में, उस किंगडम के अंदर जो है एक किस्म की बगावत, एक किस्म की रेबल जो है वो उसको एक बढ़ावा मिल सकता था। Also, the harsh condition of services can be reason for defying the orders of the sultan। उसके अलावा वहाँ के कुछ ऐसे सख्त जो हालात होते थे, वो जो सर्विस प्रोवाइड करने में जिनका सामना उनको वहाँ उनको करना पड़ता था मुख्तीज को, तो वो भी एक वजह हो सकती थी कि वो मुख्तीज जो है अपने सुल्तान के दिए हुए निर्देश को, जो ऑर्डर्स को, वो डिसओबे कर सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। Now let us move towards the question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, What are the impact of Mongol invasion on the Delhi सल्तनत। कहता है मंगोल इन्वेजन, जब इनका आक्रमण जो है किसके ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर हुआ, तो उसके क्या इफेक्ट जो है हमें देखने को मिला, उसका इम्पैक्ट जो है असर क्या देखने को मिला। द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत इस तरह से है। फर्स्ट, द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो रूलर था उसने जो है एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है वहां पर जो है रेज्ड की। स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी जो होती थी, जिनकी सर्विस ही पूरी की पूरी सर्विस जो है एज अ सोल्जर होती, उसको हम कहेंगे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जो आमतौर पर हर वक्त जो है तैयार रहती है एज अ सोल्जर अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन। अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा सीरी फॉर हिज सोल्जर्स, वाइल मोहम्मद तुगलक एम्प्टीड रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसन्ड देयर। क्या कहता है, अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन जो है एस्टेब्लिश किया। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि गैरिसन टाउन मींस एक ऐसा एरिया, एक ऐसा टाउन हैविंग द मिलिट्री बेस, जहां पर खाली जो सोल्जर्स या मिलिट्री को रहने के लिए खास जगह दी जाती थी, उसको हम कहेंगे गैरिसन टाउन। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उसने एक रेजिडेंशियल एरिया को खाली किया और वहां पर जो है अपनी आर्मी या सोल्जर्स को सेटल्ड किया। नेक्स्ट, to feed the large number of soldiers, harsh taxes were imposed on the peasant। कहता है अपने सोल्जर्स को पालने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने जो पीजेंट्स थे, जो वहां के किसान थे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया। उनसे से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उनसे ऊपर सख्त से सख्त टैक्स जो है लगाया, और वो टैक्स जो है किन से वसूला जाने लगा, जो वहां के पीजेंट्स हुआ करते थे। नेक्स्ट स्टेप में कहता है, दे स्टार्टेड पेइंग देयर सोल्जर्स
इन कैश रेदर देन इक्ताज। अब उन्होंने क्या शुरुआत की कि वो अपने सोल्जर्स को जो पेमेंट देते इन कैश मतलब नकदी पैसा जो है उनको दिया जाने लगा रेदर देन, जैसे कि पहले इक्ताज दिया जाता था, उनको कुछ टेरिटोरियल एरिया दिया जाता था और उनसे ये कहा जाता था कि आप यहाँ से रेवेन्यू टैक्स वगैरह कलेक्ट कर लो, उसका कुछ परसेंटेज वो स्टेट जो वहाँ की गवर्नमेंट होती थी उसको देते थे और कुछ वो अपने लिए अपने सोल्जर्स और आर्मी के लिए रखते थे। तो अब वो चेंज हो गया, अब इन्होंने डायरेक्ट पैसा उनको देना शुरू कर दिया। These measures posed a huge administrative challenge। तो ये कुछ मेजर्स जो उठाए, ये जो नए स्टेप्स हमें देखने को मिले, these poses a huge administrative challenge। तो ये एक किस्म के नए नए चैलेंज जो है, खासतौर पर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसके लिए जो है नए चैलेंजेस जो है उनके सामने आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। नमस्कार।